Dear students, good afternoon to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. So dear students, let us move towards to know about your lesson and which one is coordination compounds. Today I am going to tell you about your very most important topic just from this lesson, and this one is valence bond theory. The topic is valence bond theory. As we all are familiar regarding the topic, in previous class, in 11th class, we have valence bond theory. And valence bond theory for covalent compound. कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स थे उनके लिए हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट इन 1931 लिनस पाउलिंग हुए और लिनस पाउलिंग ने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद उन्होंने कुछ इसके एजम्पशंस दिए या कुछ पोस्टुलेट्स दिए। So, what are the important postulates regarding the valence bond theory for coordination compounds? Let us move towards one by one to know about postulates. हम चलते हैं बेटा कि हमारे पास क्या क्या postulates बने। सबसे पहले कंसेप्ट तो मैं बोलूँगा in 1931 और साइंटिस्ट थे लिनस पाउलिंग। 1931 में लिनस पाउलिंग आई बेटा, ठीक है। और जो लिनस पाउलिंग थे इन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट्स दिए अपने। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स पोस्टुलेट्स। क्या क्या पोस्टुलेट्स थे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इनका पहले नंबर का जो पोस्टुलेट था वो पोस्टुलेट क्या था कि भाई कोई भी जो मेटल एटम है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तैयार करना है तो किसी भी मेटल एटम के पास उसके वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। कि जो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर को बेस मान करके वो मेटल अपने पास जो लिगेंड्स होते हैं उन लिगेंड्स को रखता है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है और अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल को शो करता है। जितने भी ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप में हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ये जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि जो लिगेंड होता है उस लिगेंड के पास जो उनका फील्ड ऑर्बिटल होता है उस फील्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो मेटल होता है, मेटल will provide vacant orbitals depending on its coordination number. These vacant orbitals are hybridized. The hybrid vacant orbitals having tendency to overlap to the filled orbitals
of ligands and to form metal ligand कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत क्लियर है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि मेटल विल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल्स डिपेंडिंग ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। ये वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं ये अपने आप में क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है बेटा, एंड जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं या हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैप करते हैं किससे, लिगेंड से, और मिल करके क्या बनाते हैं, मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक दिस वन, कि भाई ये यहाँ पे मेटल है और ये लिगेंड है। मेटल के पास मैं बोलूँगा वैकेंट ऑर्बिटल्स, जिन्हें हमने क्या बोल दिया था, दीज आर हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन आपने +1 में पढ़ी है, उसका डिटेल आपने वहाँ पढ़ लिया था। ये लिगेंड अपने आप में इसके पास क्या है, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और किसको देगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, जो मिलकर के क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना है, ये जो बॉन्ड बेटा यहाँ इन दोनों के बीच में बना, इसे हम लिखेंगे दिस वन। ये जो बॉन्ड बना इसे बेटा मैं लिखूंगा दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि जो मेटल है उस मेटल के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो जो लिगेंड होगा वो लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा, और लोन पेयर को डोनेट करके यहाँ पे मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जो बॉन्ड यहाँ बनता है उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। नाउ अगर मान लो यहाँ पे मैं इसका सेकंड वाला पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूँ, लेट अस मूव टुवर्ड्स नो अबाउट पोस्टुलेट नंबर सेकंड। अच्छा, सेकंड नंबर का पोस्टुलेट क्या बोल रहा है कि ये जो मेटल और लिगेंड होते हैं इनके बीच में बैक डोनेशन होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। कई बार कई केसेस ऐसे हैं, स्पेशली अगर मान लो मैं मेटल कार्बोनाइल की अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो मेटल हो गया, लिगेंड हो गया, इन दोनों के बीच में बैक डोनेशन होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। बैक डोनेशन और बैक बॉन्डिंग का मीनिंग है कि जो मेटल होता है वो मेटल क्या करता है, उसके पास जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लिगेंड के पास भी कई बार बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। दैट्स व्हाई मेटल इज दैट हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको देता है, लिगेंड को देता है। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि लिगेंड ने क्या किया, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन अब नया कंसेप्ट क्या बोला जा रहा है कि मेटल के अंदर टेंडेंसी है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और यहाँ से फिर दोबारा से मेटल और लिगेंड के बीच में बैक डोनेशन होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, और ये मिलकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कंसेप्ट बोला गया, यहाँ लिखूंगा मैं, इन some cases there is back bonding or back donation between metal and ligand. Metal has tendency to donate electrons to the vacant orbital of
ligands to form pi bond, and it depends upon the nature of the ligand, and it depends upon the nature of the ligand। ध्यान से सुनिए बेटा कि जैसे मान लो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, लाइक वी हैव मेटल कार्बोनाइल्स। जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं इनकी अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ये बैक डोनेशन को दिखाते हैं। क्या बोला मैंने कि जैसे मान लो बेटा कि यहाँ हमारे पास लाइक दिस वन, कि ये हमारे पास ये मेटल है, ये लिगेंड है। अगर यहाँ बॉन्ड बना तो इस बॉन्ड को हमने नाम दिया दिस वन इज, इसे हमने बोला दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। द सेकेंड वन कि जो हमारे पास ये मेटल है, ये मेटल भी क्या कर रहा है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अब जो बॉन्ड मैंने बनाया दिस वन इज, ये जो बॉन्ड बना बेटा दिस वन पाई बॉन्ड। आगे जाकर के यहाँ एक कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, इसे बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। जनरली जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं उनके अंदर इस सिनर्जिक बॉन्डिंग को शो करने की टेंडेंसी होती है। मतलब जहाँ पे क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, या जिसे मैं बोलूँगा दिस वन बैक डोनेशन। बैक डोनेशन का कंसेप्ट हो गया, बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। सिनर्जिक बॉन्डिंग उसे नाम देते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड या सिनर्जिक इफेक्ट उसे बोला जाता है। मेटल कार्बोनाइल्स मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो हम लिखेंगे कार्बोनाइल्स हो गए, या जैसे मान लो साइनाइड आयन की अगर मैं बात करूँ या नाइट्रोसाइल की अगर मैं बात करूँ, सो दे ऑल हैव, इनके अंदर टेंडेंसी है कि ये बैक डोनेशन को शो करते हैं। मतलब इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और मेटल इनको क्या करेगा, ये दीज ऑल आर लिगेंड्स, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, इतना ध्यान से सुनिए आप, ये अपने आप में क्या है, लिगेंड्स हैं। और इन लिगेंड को क्या करेगा, जो मेटल होगा वो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और ये बैक डोनेशन के नाम से जानी जाएगी। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। पाई बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव, अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो थर्ड नंबर का पोस्टुलेट बनता है वो थर्ड नंबर का पोस्टुलेट क्या है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट पोस्टुलेट नंबर थर्ड। पोस्टुलेट नंबर थर्ड क्या है कि भाई कोई भी जो मेटल है उस मेटल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है और जो वो कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो उसकी ज्योमेट्री है, उस मेटल के अंदर उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है वो डिसाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज सम अनदर एडिशनल प्रॉपर्टीज which will decide the hybridization as well as the geometry of the complex। क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि the hybridization of metal in the complex as well as the shape or geometry of the complex will be
decided by the coordination number as well as some another additional properties like magnetic moment और आइसोमरिज्म। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि कोई भी जो हमारे पास मेटल है उस मेटल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन और जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड होगी या कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती है जैसे मैग्नेटिक मोमेंट हो गया या आइसोमरिज्म हो गया। या मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप, कि जैसे मान लो बेटा हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि यहाँ एक कॉम्प्लेक्स लिया लाइक दिस वन, मैं लिखता हूँ Mn हो गया, Br4 हो गया और यहाँ लिख देंगे दिस वन 2 नेगेटिव एंड गिवन, यह आपको गिवन है कि म्यू बराबर 5.9, इतना आपको, इतना मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दे रखा है, दिस वन 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस कंसेप्ट के अंदर क्या है, यहां आपको यह बोला गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी या दिस वन स्क्वायर प्लेनर। ध्यान से सुनेंगे बेटा, कंसेप्ट क्या बोला गया है, यहां आपको ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी किस पे डिपेंड करेगा, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास इसने क्या दे रखा है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो जस्ट फ्रॉम, अगर आपको याद होगा, आपने कंसेप्ट पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है म्यू इक्वल टू n+2 और यहाँ लिख दिया था दिस वन बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ जो n बनता है, n बराबर बनता है बेटा दिस वन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं फॉर योर राइट इन्फॉर्मेशन कि जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, अगर आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू लिखो और यहाँ से n निकालना स्टार्ट करो, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, तो ये लंबा कंसेप्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में याद रखो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकालने का तरीका क्या है कि जितना इसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर आता है उतना ही इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनता है। कैसे भी आप इससे कैलकुलेट कर दो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि n की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो n इसके लिए कितना बनेगा, 5 बनेगा। बहुत क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, 5 बन गए, तो वहां से फाइंड आउट करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ केवल आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से हमने क्या किया कि जो हमारे पास n है, आगे जाकर के मुझे सारा यही डिटेल आपको समझाना है। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बेसिक्स करवाने होंगे, तो इमीडिएट में वो काम नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपको मुझे ये भी बताना है कि लिगेंड का टाइप कौन सा है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, केवल इतना बताया मैंने यहाँ पे कि जैसे ही आपने n निकाल दिया, n निकालने के बाद अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने आगे हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, क्योंकि आगे इसके अंदर कुछ और पॉइंट और भी इंक्लूड होंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, या कंक्लूजन निकाला कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन सबसे पहला काम क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उससे क्या निकालो, n निकालो, और n निकालने के बाद आप इसकी ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो एक कंडीशन ये है, या दूसरी कंडीशन में आपको थोड़ा और बोलता हूँ कि जैसे मान लो इसने बोला कि भाई हमारे पास क्या दे रखा है, आइसोमरिज्म वाला कंसेप्ट है। मान लो हमें दे रखा है इसने कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है मान लो। दूसरा कंसेप्ट आपको ये बता रहा हूँ। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से
ये डिफाइन करना है कि भाई इसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। तो ध्यान देंगे बेटा, यहाँ आगे जाकर के एक कंसेप्ट और आएगा, वहाँ इसे और डिफाइन करवाया जाएगा, जिसे नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या नाम दिया जाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो अगर आप टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये ऐसे करके बना दिया आपने, ये ऐसे बना दिया, ये टेट्राहेड्रल बना दिया। और अगर मान लो आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर को आपने इस तरीके से आपने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हम ये बोलेंगे कि दिस वन टेट्राहेड्रल, ठीक है, एंड दिस वन स्क्वायर प्लेनर, तो भाई कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल है? इसके लिए ये कंफर्म हमें करना पड़ेगा कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जितने भी सारे ये बॉन्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेसेंट होते हैं। अगर ये सारे के सारे बॉन्ड एडजेसेंट हैं तो मतलब दे डोंट हैव टेंडेंसी टू शो जीआई या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये शो नहीं करता है। जबकि हमारे पास जो स्क्वायर प्लेनर है, वो स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो मैं यहाँ नंबर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे नंबर से इंडिकेट कर दूँ, लाइक दिस वन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसमें होता क्या है बेटा कि जो 1 और 2 हैं ये दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट हैं। तो अगर ये एडजेसेंट हैं तो इसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड, ये सिस आइसोमर्स के नाम से जाने जाते हैं। जबकि मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, जबकि ये मैं 1 और 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं 1 हो गया 3 हो गया, अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो 1 और 3 एक दूसरे के बिल्कुल 180 के एंगल पे हैं। यहाँ जबकि एंगल अगर आपको ध्यान होगा 109.28 है ना, या 0.5 डिग्री, इतना हम बोलते हैं 109, 109.5 डिग्री इसे बोला जाता है, इतना हम लिख देते हैं। इतना एंगल यहाँ पे बनता है। जबकि यहाँ एंगल की अगर बात करें तो ये वाला एंगल कुछ और बनेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कुछ और बनेगा। दैट्स वाई अगर यहाँ सारे के सारे बॉन्ड एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, इसलिए इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन रही है, और इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी। इसमें 1 और 3 जो है ये दोनों के दोनों 180 डिग्री के एंगल पे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है बेटा दिस वन ट्रांस, और द कंसेप्ट। तो अब हम बोलेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन पाएगी? हम बोलेंगे नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, इससे जो ज्योमेट्री बनेगी वो कौन से वाली बनेगी? स्क्वायर प्लेनर वाली बनेगी, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? जीआई को दिखा रहा है। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। इस वाले कंडीशन में कि अगर मान लो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आपको फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको आइसोमेरिज्म गिवन है तो आइसोमेरिज्म पता होने से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर टेट्राहेड्रल तो बनेगा नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दे रखी है, तो आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो बनेगी नहीं, तो टेट्राहेड्रल नहीं बनेगी तो क्या कौन से वाली बनेगी? स्क्वायर प्लेनर वाली ज्योमेट्री इसके अंदर बनेगी। दैट्स वाई कि भाई अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज अगर आपको दी जाए, तब भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्री क्या बनेगी। अब ध्यान देंगे, अगर ज्योमेट्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो लेट अस मूव, हम चलेंगे 1 बाय 1। जो ज्योमेट्रीज हैं उनको हम लिखते हैं। यहाँ बेटा मैं लिखूंगा दिस वन, नाउ वी हैव कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और यहाँ गया ज्योमेट्री। मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी वो एसपी बनेगी, और शेप या ज्योमेट्री जो बनेगी वो लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो यहाँ लिख देंगे बेटा दिस वन sp2, और इसे लिखेंगे बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये 4 है तो 4 के अंदर 2 कंडीशन बनती हैं, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3 बनेगी तो इसे लिखा जाएगा टेट्राहेड्रल। और अगर मान लो dsp2 बनता है तो उस कंडीशन में इसे लिखते हैं स्क्वायर प्लेनर। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर भी दो कंडीशंस बनती हैं। एक बनता है हाइब्रिडेशन sp3d और जिसे बोला जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या लिखा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। या अगर मान लो dsp3 अगर बन जाए तो इसे बोला जाता है बेटा दिस वन इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके हमारे पास ज्योमेट्री बनी। या अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाए, उस कंडीशन में भी दो कंडीशंस बनती हैं। या यहाँ लिखेंगे d2sp3 और d2sp3 अगर होगा तो इसे बोल देंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल हो गया। या अगर मान लो दूसरी बनेगी sp3d2, तब भी क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ध्यान देंगे बेटा, ये हमारे पास क्या बना कि वह कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको पता है तो हाइब्रिडेशन आपको पता चल गया, क्या क्या पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडेशन की, ये मैंने लिख दी है। और ज्योमेट्री क्या क्या बनेंगी वो भी, ये सारे के सारे आपको याद ही रखने हैं। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। अब चलते हैं कि जो 4th नंबर के हमारे पास जो पॉस्टुलेट है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। 4th नंबर का पॉस्टुलेट क्या है? अब 4th नंबर का पॉस्टुलेट क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए आप, कि 4th नंबर का पॉस्टुलेट बोल रहा है कि जो d ऑर्बिटल होता है हाइब्रिडेशन के लिए, वो अपने आप में 2 टाइप का हो सकता है। 2 टाइप का मीनिंग क्या हुआ बेटा? या तो इसमें इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है या आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। इनर d ऑर्बिटल का कंसेप्ट अगर मैं डिफाइन करवाऊं आपको, तो इसमें हम बोलते हैं कि लाइक दिस वन n-1d ऑर्बिटल। और आउटर की अगर मैं बात करूं तो इसे बोलेंगे बेटा दिस वन nd ऑर्बिटल। बहुत क्लियर है बेटा? तो हम क्या लिखेंगे, पॉस्टुलेट की अगर मैं बात करूं, द d orbitals which are involved in the hybridization, they may be either n-1d and nd ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनेंगे, या तो n-1d इन्वॉल्व हो सकता है या nd ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल और एक दूसरा बन गया आपका nd ऑर्बिटल। कैसे करके इसको डिफाइन किया जा रहा है थोड़ा समझे आप इसको। हाँ, n-1d क्या है और nd ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, एक हमने नाम दिया इनर ऑर्बिटल, एक हम लिखते हैं लाइक दिस वन इनर d ऑर्बिटल्स, और दूसरा हम लिखते हैं बेटा दिस वन आउटर d ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है, इनर d ऑर्बिटल्स, दूसरा बोला आउटर d ऑर्बिटल्स। यहां मैं बोल रहा हूं n-1d। तो अगर मान लो n-1d ये वैकेंट ऑर्बिटल है और यही इन्वॉल्व होगा, तो d के साथ में यहाँ मैं बोलूँगा बेटा, अगर इसे लिखेंगे तो यहाँ ns भी आएगा और np भी आएगा। और यहाँ अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ लिखेंगे ns हो गया, np हो गया और nd। और यहाँ जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं इनर और आउटर का कंसेप्ट ही आपको बता रहा था। तो अगर इनर d ऑर्बिटल और आउटर d ऑर्बिटल अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये जो nd मैंने यहाँ पे लिखा, ये अपने आप में आउटर हो गया, और ये जो n-1d मैंने आपको बताया बेटा दिस वन इज इनर d ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो कॉम्प्लेक्सेस एक ऐसा होगा कि जिसमें n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और दूसरा जो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ बनेंगे उसमें क्या होगा, nd ऑर्बिटल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो? मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो जहाँ इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ध्यान से सुनेंगे, इसे बोला जाता है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इनको बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जिनमें इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है।
और जिसमें बाहर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उसे बोलेंगे आउटर के बजाय लिखेंगे बेटा हाई स्पिन, लो के बजाय दूसरा क्या लिख दिया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बहुत क्लियर है। हाई स्पिन का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा 3D हो गया, फिर लिख दिया 4S हो गया, फिर लिख दिया 4P। तो ये 3D जो लिखा, दिस वन इनर डी ऑर्बिटल। और अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक दिस वन 4S हो गया, 4P हो गया, और 4D अगर मैं लिख रहा हूँ बेटा तो ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ इसे नाम देंगे आउटर डी ऑर्बिटल। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक्चुअली ये जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं या ये जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, ये किसके द्वारा बनते हैं? आगे जाकर के इस कंसेप्ट को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत डिटेल में नहीं बताया, लेकिन आगे जाकर के हमारे पास जो कंसेप्ट आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में बताया और उसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान से सुनेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एंड यहां लिखेंगे बेटा वीक फील्ड लिगेंड्स, मतलब वीक फील्ड लिगेंड, SFL हो गया और WFL हो गया। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं इनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है? दे हैव टेंडेंसी, इनके अंदर क्या टेंडेंसी है? दे हैव टेंडेंसी टू pair up the electrons or showing pairing between the electrons। और यहाँ लिखेंगे they do not show any pairing बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पियरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी तो ये पियरिंग का क्या करता है, कॉज करता है। लेकिन जहां जरूरी होगा वही पियरिंग करेगा, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी ये क्या करेगा, पियरिंग करेगा। जहां जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वहां क्या दिखाएगा, पियरिंग को शो करेगा। बहुत क्लियर है बेटा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो मेरे पास लाइक दिस वन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा कि जो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एग्जाम्पल क्या है, सो लेट अस मूव टूवर्ड्स टू नो अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे मान लो साइनाइड आयन हो गया, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल जिसे बोला जाता है, या जैसे नाइट्रोसाइल जिसे बोलते हैं, या जैसे नाइट्राइट NO2 नेगेटिव आयन, या जैसे इथेन 1,2 डाई अमाइन, या जैसे हमने क्या लिख दिया NH3। ध्यान देंगे बेटा, इसमें जो डोनर एटम है, बहुत क्लियरली आपको याद रखना, एक कार्बन है और दूसरा नाइट्रोजन है। ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इनमें कार्बन और नाइट्रोजन ही डोनर एटम है। इस वाले में कार्बन डोनेट करेगा, इस वाले में भी कार्बन डोनेट करेगा, इस वाले में नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इस वाले में नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करेगा। दैट्स वाई कार्बन और नाइट्रोजन जो हैं, जहाँ भी कार्बन और नाइट्रोजन वाले हमारे पास ऐसे लिगेंड्स मिले, और वो जो लिगेंड्स हैं जिनमें डोनर एटम कार्बन है या नाइट्रोजन है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आएंगे। दूसरे पार्ट या दूसरा अगर मैं बोलूँ आपको, तो यहाँ अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इनके जो एग्जाम्पल्स बनेंगे बेटा, इसमें हमारे पास लाइक दिस वन वाटर हो गया, या हैलाइड फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, या ब्रोमाइड हो गया, या आयोडाइड हो गया, या C2O4 लाइक दिस वन C2O4 2 नेगेटिव आयन ऑक्सलेट। तो इसमें या तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा डोनर, या तो आपको हैलोजन मिलेगा। बहुत क्लियर है।
जो हैलाइड आयन है, मतलब ऑक्सीजन हो गया, और जो हैलाइड आयन है या हैलोजन है उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। आपको ये बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जो वीक फील्ड लिगेंड है, इनका रोल क्या है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पेयरिंग होती है, और वीक फील्ड जो लिगेंड है उसके कारण इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं होती। कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसी कैटेगरी में एक और भी आ सकता है, दिस वन नाइट्रेट आयन, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आता है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगला। हमारे पास जो पोस्टुलेट नंबर 5 आता है उसको मैं लिखूंगा। नाउ 5th नंबर का जो पोस्टुलेट है वो मैं लिख रहा हूं कि ईच लिगेंड हैज at least one orbital of donor atom containing a lone pair of electrons। ध्यान देंगे बेटा, क्या बोला कि ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल ऑफ अ डोनर एटम कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं आपको पहले से कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ कि भाई जो लिगेंड होगा वो लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। लिगेंड का नेचर क्या है कि वो सेंट्रल मेटल को क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। इतना होने के बाद अब हम चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और वो आपको याद रखने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास लाइक द फर्स्ट वन, या मैं बोलता हूँ कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो भाई यहाँ जो हाइब्रिडेशन आएगी वो आएगी sp, और जो शेप बनेगी, कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो कैसे बनेगी बेटा, लीनियर बनेगी। और अगर मान लो मैं इसका एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो लाइक दिस वन AgNH3 होल ट्वाइस हो गया, और यहाँ हमारे पास +1 का चार्ज आ गया। ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो Ag है वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, या मान लो Ag हो गया, या Cn होल ट्वाइस हो गया, या माइनस हो गया। तो ये जो मैंने कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हैं, ये हमेशा और हमेशा इनके अंदर हाइब्रिडेशन sp होगी, और इनकी शेप हमेशा क्या बनेगी, लीनियर बनेगी। नाउ अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के बजाय कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे बेटा, sp2 हाइब्रिडेशन बनेगी, और इसे क्या लिखेंगे, दिस वन ट्राइगोनल और प्लेनर इसे लिखा जाएगा बेटा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, दिस वन HgI3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, या यहाँ लिखेंगे CuNH3 या CuCN इंस्टेड ऑफ दिस वन CuCN होल थ्राइस हो गया, और 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल इसमें बनेगा। या कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 की अगर बात करें, तो यहाँ तो भाई 2 कंडीशंस हैं, आपको पहले भी बताया था। sp3 हाइब्रिडेशन है, तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, ये आपको बता दिया, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूँ, ये आपको याद रखना है कि जो Zn+2 आयन है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, लेकिन उसमें D10 आएगा, और D10 अगर आएगा और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो उस कंडीशन में उसके पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो हमेशा और हमेशा क्या बनेगी, दिस वन इज टेट्राहेड्रल। या अगर मान लो मैंने लिखा Cu+ आयन, और Cu+ आयन का मतलब क्या हो गया, 3D10 हो गया। अब भी इसके अंदर जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, sp3 बनेगी। Cu+1 की मैं बात कर रहा हूँ। या जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ NiCO4 हो गया, निकल टेट्राकार्बोनाइल, या टेट्राकार्बोनाइल निकल जो है ये अपने आप में न्यूट्रल मेटल कार्बोनाइल है। इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन आएगी वो कैसे आएगी, इट जस्ट इक्वल टू sp3। या जैसे मान लो निकल हो गया और Cl4 हो गया, और यहाँ हमारे पास 2 का नेगेटिव हो गया। यहाँ भी जो निकल होगा, यहाँ निकल की मैं बात करूँ, निकल यहाँ पे +2 में है, लेकिन +2 में जो Cl है वो अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड है, तो Ni+2 आयन तो है ये, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड के साथ में है।
दैट्स वाई जो हाइब्रिडेशन इसकी बनेगी बेटा वो कैसे बनेगी, sp3 की बनेगी। लेट अस मूव, अगर मान लो हाइब्रिडेशन का टाइप अगर चेंज हो जाए और अगर इसकी हाइब्रिडेशन इसके बजाय sp3 के बजाय अगर आ जाए dsp2, अगर हम इसकी बात करते हैं तो याद रखेंगे बेटा dsp2 जब आएगा तो तब जो शेप बनती है उसे लिखा जाता है दिस वन स्क्वायर और प्लेनर। और ये जो स्क्वायर प्लेनर बनेगा इसको आपको याद क्या रखना है कि जैसे मान लो अगर कहीं पे 4d8 आ रहा है, अगर मान लो लाइक दिस वन 4d8 हो गया या 5d8 हो गया, ये कंडीशन कहाँ बन सकती है कि जैसे मान लो pd पहले dm+2 हो गया या प्लेटिनम +2 हो गया। अगर कहीं भी हमारे पास 4d8 आ जाए, कहीं भी हमारे पास 5d8 आ जाए या पैलेडियम+2 अगर कहीं पे दिखे या प्लेटिनम +2 अगर कहीं पे आपको दिखे तो उस कंडीशन में याद रखना है कि नो मैटर ऑफ लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमेशा और एवरी इन ईच कंडीशन वहाँ जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर की बनेगी और जो हाइब्रिडेशन आएगा वो dsp2 आएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है बेटा। अगला अगर मान लो थोड़ा और ज़्यादा इसमें मैं चेंज करूँ तो यहाँ मेरे पास मान लो 3d8 में लिख देता हूँ एंड दिस वन ये जो बनेगा दिस इज द पार्ट ऑफ द Ni+2 आयन, किसका बनेगा बेटा Ni+2 आयन जो बनेगा। और Ni+2 आयन तो यहाँ भी बन रहा था लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड के साथ में था। यहाँ मैं लिखता हूँ दिस वन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में अगर Ni+2 आयन कहीं भी बने तो उस कंडीशन में ये बनेगा दिस वन इज कॉल्ड dsp2। क्या बनेगा बेटा, जैसे इसका एग्जांपल आता है हमारे पास NiCN4 और 2 नेगेटिव हो गया बेटा, तो इसका जो हाइब्रिडेशन इसकी बनेगी वो कौन सी बनेगी, dsp2 की बनेगी। रेदर देन अगर मान लो हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं और कॉपर का एग्जांपल अगर लिखें Cu+2 आयन की अगर मैं बात करूँ, Cu+2 आयन 3d9 बनता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल इसे बोला जाता है, या ये जो एग्जांपल है ये बहुत इजी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। Cu+2 आयन इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे मानो इसका एग्जांपल मैंने लिखा CuNS3 और ये 4 बनता है और +2, तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, इसके अंदर भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो 4 बना और जो हाइब्रिडेशन बनी वो dsp2 बनी और जो इसकी जो शेप बनती है वो क्या बनती है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर की बनती है। ये भी बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स जो मोस्ट पॉपुलर है। अब हम चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उस कंडीशन में हमारे पास या तब हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो बनती है d2sp3 बनती है और एक बनता है द सेकंड वन विच वन इज कॉल्ड sp3d2। एक मैं बोल रहा हूँ कि d2sp3 अभी आगे भी बताया था और एक मैंने बोला लाइक दिस वन sp3d2, ठीक है बेटा। ये दो कंडीशंस है, ठीक है। आपको यहाँ क्या याद रखना है कि कहीं भी d1 हो या d2 हो या d3 हो, एक ये आपको याद रखना है, एक ये वाली कंडीशन है d1 d2 d3। तो इस कंडीशन में हमेशा और हमेशा जो हाइब्रिडेशन आएगी वो d2sp3 ही आएगी, नो मैटर ऑफ लिगेंड, नो मैटर ऑफ लिगेंड कि लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, लेकिन अगर कहीं d1 बन रहा है, कहीं d2 बन रहा है, कहीं d3 बन रहा है तो आप क्या लिखेंगे उसको d2sp3। अगर मान लो कहीं पे d8 हो गया, d9 हो गया, d10 हो गया बेटा, अगर ये कंडीशन कहीं पे बन जाए, ऐसी कंडीशन में जो हाइब्रिडेशन आएगी उसे भी याद रखना, दिस वन sp3d2 बनता है और sp3d2 और साथ में हम क्या लिख देंगे कि नो मैटर ऑफ लिगेंड, इससे कोई लेना देना नहीं है कि लिगेंड कौन सा है, लिगेंड कोई भी हो जाए फिर भी क्या आएगी sp3
D2 ही हमारे पास आएगी हाइब्रिडाइजेशन। जनरली जैसे मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या आयन्स बनते हैं, Cr+3 आयन हो गया, या Na+2 आयन हो गया, या Pd4+ आयन हो गया, या Pt4+ आयन हो गया, इनके एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल आगे आएंगे वो डिटेल में आपको वहाँ बताया जाएगा। ठीक है बेटा। या अगर मान लो दूसरी कंडीशन बनती है, D4 हो गया, या D5 हो गया, या D6 हो गया, या D7 हो गया, ये अगर मान लो इनकी आप बात करें, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन आएगी D2sp3, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन आएगी sp3d2। इतना आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। यस एंड नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बनता है। या इसके बाद अगर मान लो कहीं भी आपको कोबाल्ट+3 आयन अगर आपको मिल जाए और वो किसके साथ में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ में अगर हो, तो उसके पास जो हाइब्रिडेशन बनेगी कोबाल्ट के अंदर वो बनेगी D2sp3। क्या बनेगी? D2sp3 बनेगी। एक्सेप्ट ये बोला जाता है कि एक्सेप्ट फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन के साथ में ये चेंज हो जाएगा, मतलब sp3d2 बनेगा, लेकिन बाकी जगह क्या रहेगा, ये हमेशा +3 में अगर है तो D2sp3 ही बनेगा। इवन हम ये बोलते हैं कि हमेशा क्या रहेगा, ये डायमैग्नेटिक रहेगा। डायमैग्नेटिक होगा तो इसका म्यू कितना होगा, बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। या अगर मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि लाइक दिस वन, कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है, बहुत सारा डिटेल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का नहीं है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 बनता है बेटा, तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक बनती है, अभी आपको बताया था, sp3d की बनती है, और sp3d अगर बनेगा तो इसे बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम देंगे बेटा ज्योमेट्री को? दिस वन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद रखेंगे कि जैसे मान लो ये मेटल है ना, ऐसे करके शेप बना दी, ये ऐसे बना दिया और इसके साथ में यहाँ और यहाँ लगा दिया लिगेंड, ये ऐसे करके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान देंगे कि इसमें जो ये वाले बॉन्ड होते हैं इक्वेटोरियल पे, जो लिगेंड है वो अपने आप में वो बॉन्ड एक टाइप के हैं, और जो एक्साइल पोजीशन पे बनते हैं लिगेंड, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है। मतलब इसमें 3 बॉन्ड्स जो हैं वो एक टाइप के हैं, 1, 2 और 3, और दूसरे जो एक्साइल पोजीशंस वाले हैं प्लस करके क्या लिखेंगे, 2 बॉन्ड्स, ये अलग तरीके के हैं। ठीक है बेटा, मतलब 3 बॉन्ड एक तरीके के हैं, 2 बॉन्ड जैसे PCl5 के अंदर बनता है। PCl5 में अगर आपको ध्यान होगा तो PCl5 जब आप उसे हीट करते हैं तो इजीली टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड होते हैं बेटा, ये बड़े बॉन्ड होते हैं, इनकी लेंथ बड़ी होती है, इसलिए इजीली टूट जाता है। तो एक तो बना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और दूसरा अगर मान लो हम अगर यहाँ पे इसका म्यू निकालें तो इसका म्यू हमेशा कितना आता है, 0 आता है। बहुत क्लियर है बेटा। या अगर मान लो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल इसका बनेगा, दिस वन DsP3। DsP3 की अगर मैं बात करूँ तो इसे बोला जाता है दिस वन स्क्वायर, और इसे लिख दिया मैंने पिरामिडल। और जो ये स्क्वायर पिरामिडल अगर बना, मान लो ये मेटल हो गया, ये लिगेंड ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया बेटा, यहाँ ऐसे बना दिया है ना, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया आपने, लाइक दिस वन, ये और ये हमारे पास ये ऐसे करके आ गया, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। और ये जो स्क्वायर पिरामिडल होता है, इसके लिए जो म्यू है नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं आता है। ठीक है बेटा। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो D इन्वॉल्व होता है, यहाँ जो D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है उसे बोला जाता है, इसके अंदर dx2y² वाला D इन्वॉल्व होता है। ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। और यहाँ जो हमारे पास दिस वन sp3d बनता है, इसके अंदर जो D इन्वॉल्व होता है उसे बोला जाता है dz²। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 4 बॉन्ड्स तो क्या होंगे, 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स सेम होंगे, प्लस करके एक बॉन्ड क्या होगा, अलग होगा, जो पिरामिडल टाइप का है। तो ये जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेटा, वो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ बेटा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। और अब इसके जो न्यूमेरिकल या इसके जो पैटर्न बनते हैं, एग्जाम्पल्स बनते हैं,
उन एग्जाम्पल को वन बाय वन जो अगला वीडियो होगा उसके ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।